नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। 3 दिन की गिरावट के बाद मिड और स्मॉल कैप ने किया बाउंस बैक। मिड कैप 930 पॉइंट उछला। पीएससी एनर्जी मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद। सेंसेक्स 335 और निफ्टी 149 अंक चढ़े। पूरे देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव की सिफारिश। हर चुनाव के लिए बने एक ही पहचान पत्र। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में बनी कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार सुखवीर सिंह संधू हो सकते हैं 2 नए चुनाव आयुक्त। चयन समिति की बैठक में लगी मोहर। औपचारिक ऐलान बाकी। अधीर रंजन ने जताया ऐतराज। सीएए पर मोदी सरकार नहीं करेगी कोई समझौता। एएनआई को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है विपक्ष, कभी वापस नहीं लिया जाएगा ये कानून। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के पहले राउंड में एनडीए को 242 में से 174 सीटें मिलने के आसार। यूपी बिहार में बम्पर जीत का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 61 सीटें मिलने की संभावना। आज महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों का आएगा सर्वे। अश्लीलता फैलाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार का हंटर। 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्लॉक, 19 वेबसाइट, 10 मोबाइल एप्लीकेशन और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स पर कार्रवाई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने संसद, राज्य की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक इलेक्टोरल रोल और एक ही वोटर आईडी की सिफारिश की है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई रिपोर्ट में कमेटी ने 2 चरणों में चुनाव कराने का भी सुझाव दिया है। कमेटी ने पहले चरण में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव और इसके 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश की है। 18,000 पेज वाली इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें जानने के लिए सीधा चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, बताएं क्या कुछ सिफारिशें इस कमेटी ने की हैं? बिल्कुल से कमेटी ने जो सिफारिश की है वो कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि जो बार बार इस बात को लेकर विवाद हो रहा था कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जाना संभव है कि नहीं, कराया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इन सारे विवादों पर कमेटी ने विराम लगा दिया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की साफ तौर से सिफारिश की है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। इसके लिए 2 चरणों की व्यवस्था की वकालत की है। पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं को चुनाव कराया जाए और दूसरे चरण में जो स्थानीय निकाय होता है, नगर पालिका, पंचायत, उसके चुनाव यहाँ पे कराए जाएं। और एक और महत्वपूर्ण बात कमेटी ने कही है वो ये कि हर चुनाव के लिए राज्यसभा, लोकसभा के लिए अलग, विधानसभा के लिए अलग, पंचायत के लिए अलग अलग वोटर आईडी कार्ड नहीं होने चाहिए। सभी के लिए एक आईडी कार्ड दीजिए, उसके जरिए मतदाताओं को उस आधार पर अपने वोट डालने का अधिकार मिलने चाहिए। एक और बात, इस कमेटी ने पूरे करीब कह सकते हैं कि 21,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की, रिएक्शन लिया। उनमें से करीब 80% लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि वाकई एक साथ पूरे देश में चुनाव करने की ज़रूरत है। जो 47 राजनीतिक दलों से बातचीत की, उन 47 राजनीतिक दलों में से 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। यहाँ तक कि अलग अलग इंडस्ट्री चैम्बर, फिक्की, एसोचैम, सीआई, इनके भी इंडस्ट्री वालों से बातचीत की गई। तो उन्होंने भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, फिस्कल डेफिसिट के लिहाज से ये जरूरी है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जाए, तो आर्थिक लिहाज से भी काफी ज्यादा किफायती होगा। अब इस कमेटी की सिफारिशों पर सरकार विचार करेगी और सरकार अगर इस कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करती है तो फिर संवैधानिक संशोधन करने होंगे। स्थानीय चुनाव एक साथ करने के लिए राज्यों के विधानसभा चुनाव से मंजूरी लेनी होगी। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब एक नई बहस छिड़ जाएगी कि आखिर कब से सरकार इसकी कोशिश करेगी और कैसे इस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन एक देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कमेटी ने कर दी है और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है राष्ट्रपति को।
शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये पूरी खबर विस्तार से हमें बताने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त बनने का ऐलान जल्द हो सकता है। आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर बैठक हुई। बैठक में शामिल लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि बैठक में सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी है, जबकि सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। अधीर रंजन ने चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति जताई और चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। ये चयन की पहले शॉर्टलिस्ट बनते हैं, मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्टलिस्ट बनते हैं, छोटे सूची बनते हैं। तो मैंने मीटिंग में शामिल होने की पहले ही, अर्थात मतलब यहाँ दिल्ली में पहुंचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना और ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्टलिस्ट अगर होते तो शॉर्टलिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती। लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA देश भर में लागू हो गया है, लेकिन विपक्षी दल लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने CAA के विरोधियों पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि CAA नागरिकता छीनने का नहीं, देने का कानून है। उन्होंने साफ किया कि CAA और NRC का आपस में कोई संबंध नहीं है और इसे वापस नहीं लिया जाएगा। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि CAA इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी 3 पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। केजरीवाल ने ये विरोध प्रदर्शन CAA पर दिए बयान के खिलाफ हो रहा है। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थी पहुंचे और केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल ने CAA को खतरनाक बताया था और कहा था कि ये कानून लागू होने के बाद बाहर से भारी भीड़ भारत में आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में केजरीवाल के बयान पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए पूछा कि सरकार पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को रोजगार और आवास कैसे देगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे?
चलिए अब बात करेंगे मार्केट की। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। मिड कैप स्मॉल कैप में भी 2 दिन की जोरदार गिरावट के बाद ये पूरा आंकड़ा थमता हुआ नजर आया। सेंसेक्स 335 अंक और निफ्टी 149 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी फार्मा शेयरों में रही, वही एफएमसीजी रियलिटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। तो सुमित, सबसे पहले बताएं आज की हाईलाइट्स। देखिए, आज मार्केट्स के अंदर मेजरली कह लीजिए कि शॉर्ट कवरिंग का मूव था सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर, या फिर जो इस तरह की बिकवाली हाल फिलहाल में देखने को मिली है मिड कैप स्मॉल कैप में, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक होता हुआ दिखाई पड़ा। इसीलिए पहले कुछ निफ्टी के टॉप गेनर्स में नजर डालिए तो आज अदानी समूह आज पूरा तेजी में था। अदानी एंटरप्राइज 6.5%, अदानी पोर्ट 5%, हीरो मोटोकॉर्प 3.5% और हिंडाल्को करीब 3.5% तेजी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि 1% के आसपास टूटकर बंद हुए। मिड कैप में धुआंधार एक्शन था तो बीएलएस इंटरनेशनल 20% ऊपर, आईटीआई 18% ऊपर, एसजेवीएन 18% ऊपर, ओलेक्ट्रा 12.5% ऊपर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में टाटा इन्वेस्टमेंट, लोअर सर्किट, स्टर्लिंग एंड विल्सन 3% नीचे, आर्चन केमिकल करीब 3% नीचे और जीएमएम फॉडलर रफली 3% के आसपास बिकवाली देखने को मिली। और मेटल साइड पर हिंदुस्तान कॉपर 12% ऊपर, जिंदल स्टेनलेस 6.5% ऊपर, अदानी इंटरप्राइजेस 6.5% ऊपर और हिंडाल्को करीब 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छी अपमूव मेटल मिड कैप स्पेस में, स्मॉल कैप स्पेस में आज के सत्र के अंदर हमने आते हुए देखे। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत मिली है। फरवरी महीने में देश में महंगाई दर में गिरावट आई है। WPI यानी थोक महंगाई दर फरवरी में 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक WPI 0.27% से घटकर 0.2% पर आ गई है। महंगाई में गिरावट आई है, लेकिन खाने पीने के सामानों के दाम बढ़े हैं। वही फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के दामों में भी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं 1 साल पहले यानी फरवरी 2023 की बात करें तो थोक महंगाई तब 3.85% रही थी। इंटरनेट पर अश्लीलता फैलाने वाले एप्लीकेशन पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। अश्लीलता और गंदे कंटेंट वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म को सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही कुछ वेबसाइट, 10 मोबाइल एप्लीकेशन और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी सरकार ने एक्शन लिया है। डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं क्या कुछ सख्ती सरकार की तरफ से की गई है? बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर अश्लीलता परोस रहे थे। इन सरकार के ऊपर इनकी नज़र काफ़ी पहले से थी। सरकार ने इनको कई बार चेतावनी भी दी थी और अब सरकार ने इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ साथ 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ब्लॉक किया गया है। अगर मैं ब्लॉक किए गए ऐप्स की बात करूं तो इसके अंदर बेशरम, हंटर ऐप, एक्स प्राइम, प्राइम प्ले जैसे ऐप शामिल है। सरकार ने इनको कई बार चेतावनी भी दी थी। सरकार के मुताबिक ये IT एक्ट की धारा 67A का उल्लंघन है। इसके साथ साथ ये धारा IPC की धारा 292 का भी उल्लंघन है। जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन का एक्ट है 1986 का, उसका भी उल्लंघन है। तो सरकार इनको लगातार बार बार चेतावनी दे रही थी। इसके बावजूद ये अपना कंटेंट जो है जनता को दिखा रहे थे, तो अब सरकार ने सीधे सीधे इनको ब्लॉक करने का फैसला किया। शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। वही MSP को कानूनी दर्जा दिलाने की मांग कर रहे किसानों ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर पंचायत की। हजारों की संख्या में जुटे किसानों के सामने दिल्ली पुलिस ने इस पंचायत के लिए कई शर्तें रखी थी। किसान नेताओं ने जिन शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे उनमें प्रमुख है ट्रैक्टर, ट्रॉली और हथियार नहीं लाए जाएंगे, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, रात को सभा स्थल पर कोई भी नहीं रुकेगा। दिल्ली पुलिस ने महापंचायत को देखते हुए ट्रैफिक की खास व्यवस्था भी की है। किसानों की क्या रणनीति होगी, इस पर संयुक्त मोर्चा के दर्शन पाल से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। एक्शन प्लान 2 है। नंबर 1 के आंदोलन कंटिन्यू करेंगे, वो चाहे इलेक्शन अनाउंस हो जाए या गेहूं की कटाई आ जाए, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा एक्शन प्लान है कि हम 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुए पूरे देश में, हर गांव में, हर शहर में, कस्बे में बीजेपी की तरफ से जो
जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी हल्ला बोल दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पता चलेगा कौन है इनको सेवा करने वाला इतना। उससे पहले किस तरह से मंदिर का नाम लेके पूरे देश में एक तरह का कम्युनल राजनीति की है। तो ये क्या आप बोले कि ये पॉलिटिकल होता जा रहा है आपकी डिमांड के अलावा, जो आपकी एमएसपी की जो डिमांड हो रही है? पॉलिटिकल बात नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ माहौल बनाया जा रहा है। मतलब इस माहौल में एक्चुअली किसानों के मुद्दे फोकस नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पंजाब से फिर किसान आंदोलन उठा, आपको याद होगा कि जो मंदिर का इशू था वो एकदम डिफ्यूज हो गया उस आंदोलन के चलते हुए। हम अगर हमारी बात ही नहीं करते वो किसानों की, वैसे ही उल्ट पुलट कर बोलते रहते हैं। किसान आंदोलन अगर बिल्डअप होगा इलेक्शन के दौरान भी और टारगेट कर, तो ये पार्टियों को, वो इंडिया अलायंस हो या बीजेपी हो, एनडीए हो, उनको मजबूर होना पड़ेगा। भाई ये लोग 4 लेबर कोड है, किसानों के मुद्दे हैं, इसके लिए अपने अपने मैनिफेस्टो में कुछ डालें, वायदे करें, और वायदे करने के बाद अगर सरकार किसी की भी बनती है उसके खिलाफ हम दोबारा आंदोलन करने के योग हो जाएंगे। कोई बने सरकार, हमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। स्वागत है। अब कुछ और खबरें। युद्ध के साए के बीच इजराइल में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। युद्ध के 5 महीने के बाद अब थोड़े पर्यटक यहां आना शुरू हो रहे हैं। क्या है इजराइल के ताजा हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे इजराइल में हमले का संकट हमेशा रहता है। फिर भी खूब टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अक्टूबर में हमास के हमले का टूरिज्म पर जबरदस्त असर हुआ और टूरिस्ट ने इजराइल आना बंद कर दिया। मगर अब गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। इजराइल में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे लौट रही है और साथ में ही जो है पिछले 5 महीने के युद्ध के बाद जो है अब लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक भी अब थोड़े बहुत जो है पर्यटक यहाँ आने शुरू हुए हैं, लेकिन दुनिया भर के जो पर्यटक पहले जो यहाँ देखने को मिलते थे वो अब यहाँ नहीं आ रहे हैं। अभी भी लोगों में डर का माहौल है। हालांकि टूरिज़्म इंडस्ट्रीज के जुड़े हुए लोगों का कहना है कि अगले 2-3 महीने में जो है हालात यहाँ सुधर जाएंगे और फिर से पर्यटक यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। When you have a war or pandemic or any other situation like this, there is obviously a drop in the tourism, but it always passes and the tourists return over here. इजराइल में पर्यटन के लिए कई आकर्षण हैं, लेकिन डेड सी पर्यटकों की पहली पसंद है, जहां समुद्र की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि सीधे लेट जाने पर भी आप इसमें डूबते नहीं हैं। So the Dead Sea, beyond being the lowest place in the world, is also a place that is full of minerals and heavy metals, which are very good for your body and for your skin. So a lot of people come here both to relax and also to get cured sometime. यहाँ हर सेक्टर में आपको भारतीय मिल जाएंगे, जैसे कि रीना पुष्करना जो भारतीय रेस्टोरेंट चलाती हैं। रीना मानती हैं कि अगर हालात कुछ महीने सामान्य रहे तो टूरिज्म नॉर्मल हो जाएगा। आस्ते आस्ते लोग बाहर आ रहे हैं, लोग रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। वॉर खत्म हो रहा है, आई थिंक खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी। एवरी डे इज अ न्यू डे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि टूरिस्ट वापस आए और इजरायली जो है अपने घरों से निकले और बाहर जाए एंजॉय करने के लिए। भारत और इजराइल में टूरिज्म टेक्नोलॉजी से लेकर एग्रीकल्चर तक गहरा रिश्ता रहा है। बिगड़े हालात के बावजूद रिश्तों पर असर नहीं पड़ा है, लेकिन हालात सामान्य होने पर टूरिज्म समेत कई सेक्टर्स में कारोबार बढ़ेगा। प्रीति सोमपुरा, CNBC आवाज। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।